जब हम भोपाल की बात करते हैं, भोपाल इसलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि दोस्त मोहम्मद खां से लेकर आखिरी रूलर नवाब हमीदुल्लाह खान तक, नवाब मुसलमान ज़रूर होते थे, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी जो होते थे वो गैर मुस्लिम हुआ करते थे। उसका एक उनको बेनिफिट मिला, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान थोड़े से थे, शासन का ज़रूर था, लेकिन बड़ी अक्सरियत जो थी वो गैर मुस्लिम भाइयों की थी। और वो अपने इलाज के लिए भोपाल से बाहर जाते हैं तो किसी मुसलमान को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाते, बल्कि राजा अवध नारायण बिसरिया को बनाते हैं। कुदुसिया बेगम के ज़माने में बड़ा अहम जो कंट्रीब्यूशन है, जो भारत में कहीं और नहीं मिलेगा, एक इंडो फ्रेंच आर्किटेक्ट भोपाल में उदाहरण है। आप हयात जावेद पढ़िए जो हाल ही ने लिखी है। वो लिखते हैं कि सुल्तान जहाँ बेगम की नानी यानी सिकंदर जहाँ बेगम ने सबसे पहले सर सैयद को कंट्रीब्यूशन दिया था अपनी अंगूठी देकर। और जो भी एक सिलसिला जो क्योंकि नानी से माँ पर आया, माँ के बाद जो जिन पर आया, तो जब 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है तो सुल्तान जहाँ बेगम को पहला चांसलर बनाया गया, लेकिन आज तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है। और आप जब अलीगढ़ आप जाएंगे तो सुल्तान जहाँ बेगम ने एक काम और भी किया कि उन्होंने अपने बेटे की तालीम भी हमीदुल्लाह खान की उसी जगह पे करवाई। तो उनके नाम से हॉस्टल भी है, वहाँ सुल्तान जहाँ मंदिर भी है, सुल्तानिया स्कूल भी हैं। सर बेगम्स के दौर में जो है ना यतीम खाने उन्होंने खुलवाए थे, तो लेकिन मैं देखती हूँ कि उनके जो नाम हैं वो यतीम खाने जो जगह है उससे मैच नहीं होते, मतलब थोड़े अलग रहते हैं। उन्होंने ये देखा और उनके ये था कि बच्चों पर इसका असर नहीं होना चाहिए कि बच्चे यतीम हैं। तो उन्होंने देखिए, ये एक अगर हिंदू बच्चा है तो इसकी परवरिश मुस्लिम उसमें नहीं होगी कि धर्मांतरण के इल्ज़ाम लगे, और मुस्लिम बच्चे को उसमें नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने 2 तरह के यतीम खाने बनाए। हिंदू भाइयों के बच्चों के लिए बनाया, उसका नाम जो है बाल निकेतन रखा, और जो मुस्लिम बच्चों के लिए बनाया उसका नाम रखा दारुश शफ़क़त, मोहब्बतों का घर। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नौशीन खान। इस वक्त आप देख रहे हैं DNN 24। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन डॉक्टर मेहताब आलम साहब, जिन्होंने 22 किताबें अब तक लिख चुके हैं। और जो सबसे ख़ास बात है, उन्होंने उर्दू के जो हिंदू राइटर रहे हैं उस पर भी कुछ किताबें लिखी हैं। तो इस खास बातचीत में आज हम भोपाल के इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ की गंगा जमुनी तहज़ीब के बारे में जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है DNN 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपका सफ़र कैसे रहा है, आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? देखिए, मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश के उस तारीख़ी शहर में हुई जिसे जौनपुर कहा जाता है। शुरुआती तालीम जो है वहीं पर हुई। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने MA किया, फिर जो है PhD की, और फिर जो है जर्नलिज़म से मैं जुड़ गया। एक लंबे तकरीबन 16 साल तक जो है ETV के साथ मैं जुड़ा रहा। फिर मैं जो है न्यूज़ 18 के साथ जुड़ा, जो है इस तरह से भी जो है लिखने पढ़ने का सिलसिला, जर्नलिज़म का सिलसिला वो तकरीबन 27 सालों से जुड़ा हुआ है। जी सर, आपने 22 किताबें लिखी हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। जैसे कि ख़ास बात है कि आपने जो उर्दू के जो शायर थे, हिंदू शायर थे, उनके ऊपर भी आपने काम किया है। नौशीन, मैं बता दूँ, जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत सारी जो किताबें पढ़ता था, तो मैंने देखा कि सेंट्रल इंडिया पे कोई ऐसी बुक नहीं है, क्योंकि मध्य भारत पे कोई बुक नहीं है। और तमाम जो हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर की बात करूँ मैं, चाहे वहाँ अशरफी साहब की बात करें या दूसरी जो किताबें लिखी गई हैं, उन सब को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि लोगों ने सेंट्रल इंडिया के साथ इंसाफ नहीं किया है। राम बाबू सक्सेना ने पहली किताब जो लिखी है वो टोंक में बैठ के लिख रहे हैं, लेकिन टोंक में बैठ के जो किताब लिखी जा रही है, वहीं पर मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी से 120 किलोमीटर दूरी पर सिरोंज मौजूद है। सिरोंज के वहाँ में जो राइटर हैं, मरम्मत खां मरम्मत जैसा राइटर मौजूद है, और अहदे मीर में है। मीर व गालिब जो है, गालिब से बहुत पहले मीर आते हैं। मीर के ज़माने में एक शायर यहाँ पे मरम्मत खां मरम्मत पे रहता है, शायरी करता है, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। और फिर जब मैंने यहाँ पे तलाश किया तो मैंने मुझे देखा कितना रिच ये है। और मैं आपको बताऊँ कि अमीर खुसरो के दोस्तों में जो लोग यहाँ पर रहे हैं वो सब मध्य प्रदेश में है। और आप रेख्ता का बार बार जिक्र करते हैं, रेख्ता ज़बान पढ़ते हैं, रेख्ता का जो पहला शायर है वो भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आराम कर रहा है। मैं शेख सादी दकनी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जो है फिर इसको रिसर्च किया कि जब इतना रिच है, इस पर लिखा नहीं गया है, तो इस पर मैंने वर्क किया। और 8 साल में मेरी बुक इस जो है वस्त हिंद में उर्दू अदब, मध्य भारत में उर्दू साहित्य जो है, इसको मैंने लिखा। और उस पर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान NCPL जो है, उसने मुझे आर्थिक सहायता 1 लाख रुपए उस ज़माने में 2011 में दी थी। अपनी उस किताब में गैर मुस्लिम आशिकाने उर्दू, जिसका मैंने नाम दिया है,
उसमें आमिर खुसरो के बाद जो यहाँ पर ज़बान और अदब जो शुरू हुआ भोपाल उसके में। सिर्फ भोपाल नहीं, पूरे सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया। क्योंकि अमीर खुसरो यहाँ पे धार में भी रहे हैं, अमीर खुसरो बुरहानपुर में भी रहे हैं, अमीर खुसरो कई जगह पर रहे हैं। और उसका जब आप अमीर खुसरो की बुक खज़ाइनुल फुतूह को पढ़ते हैं, उन तमाम चीज़ों को उसमें जिक्र पढ़ मिलता है, तमाम हवालों को मैंने उसको साबित किया। और फिर मैंने उनकी कब्र के कतबे को ढूंढते हुए वहाँ तक गया, बहुत तलाश किया, मेरे हाथों में छाले पड़ गए कि कतबे को ढूंढने में, तब जाके मुझे वो मिला। लेकिन मेरी मेहनत जो है सफल रही। तो बुरहानपुर को गेटवे ऑफ दक्कन कहा जाता है। तो उसको जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि चाहे मैं भोपाल की बात करूं, उज्जैन की बात करूं या दूसरे शहरों की बात करूं, जहाँ पे गैर मुस्लिम बहुत सारे शायर गुजरे हैं। और दिलचस्प यह है नौशीन कि मुझे अंग्रेज़ बहुत सारे मिले जिन्होंने उर्दू में शायरी की है। अच्छा। तो उन सब का मैंने जिक्र किया और उस पर मेरी किताब जब आई तो उस पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया। जी सर, भोपाल के इतिहास की तरफ मैं आना चाहूँगी। जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भोपाल में जो है 4 बेगमों का शासनकाल रहा। उससे पहले जो जिक्र है वो सालेहा बेगम का कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज करते हैं या उस पर बात नहीं की जाती है, उनके बारे में जानना चाहूँगी। नौशीन, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट छेड़ा है। देखिए, क्योंकि भोपाल की जब भी बात होती है तो आप बहुत सारी किताबें देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि भोपाल में 9 मर्द और 4 बेगमात ने हुकूमत की। लोगों ने क्या किया, जिनको ज़्यादा टन्योर मिला उनका पीरियड गिना दिया, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खां के बेटे यार मोहम्मद खां हैं। और यार जो, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान जो फाउंडर हैं भोपाल के, जो है वो जब यहाँ पर आते हैं, उन्होंने अपना शासन जो किया है, क्योंकि रानी कमलापति को के बगैर आप जो है दोस्त मोहम्मद खान जिक्र नहीं कर सकते। तो रानी कमलापति जो उनके जो हस्बैंड है निज़ाम शाह को जो है उनके ख़ानदान के लोगों ने जो उनको मार कत्ल कर दिया था। तो रानी ने उसका बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। और जब तक रानी हयात रही तब तक उन्होंने अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं किया। रानी की दुनिया से जाने के बाद उन्होंने अपनी शासन के ऐलान किया। और वो रिश्ता एक बहन और भाई का बहुत ही पवित्र, क्योंकि मुसलमानों की जितनी भी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे एक भाई बहन के रिश्ते के तौर पर आप देखेंगे। तो उस ज़माने में उन्होंने क्या किया था कि दोस्त मोहम्मद खान ने दिल्ली के इशारे पर एक जंग में निज़ाम हैदराबाद के खिलाफ हिस्सा ले लिया था। निज़ाम ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पलट कर आया तो भोपाल को घेर लिया। जब भोपाल को घेरा तो इन्होंने जो है अपने बेटे को और भोपाल के काजी को जो है इसमें भेजा कि हम बगावत नहीं करेंगे, हमारे बेटे को साथ ले जाओ। जब इनका निधन, इनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल आज का ज़माना तो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेलीफोनिक एज का तो नहीं, तो सोशल मीडिया के कि भाई किसी का इंतकाल हुआ फ़ौरन आपने खबर की, फ़्लाइट से आ गया। उस ज़माने में जहाँ पर लोग जो है कई कई महीने सफ़र होते थे, तो दोस्त मोहम्मद के इंतकाल के बाद उनके बेटे यार मोहम्मद खां जो है वो निज़ाम हैदराबाद के उसमें थे। तो वहाँ से जब उनको भेजा गया, वो यहाँ पर आया, तो 5 महीने हुकूमत उनके जो है दूसरे भाई दोस्त मोहम्मद खां के जो बड़े बेटे वो जो सेकंड दूसरे बेटे, क्योंकि यार मोहम्मद तो बड़े थे, तो सुल्तान मोहम्मद खान ने हुकूमत की है उनके बाद। ठीक है, 5 महीने। अच्छा, यार मोहम्मद का जब इंतकाल हुआ, उनके पोते की जब बात आई तो फिर भी उन्होंने जो है हुकूमत की है। जब पोते फैज़ मोहम्मद खां का इंतकाल होता है तो फैज़ मोहम्मद खां जो हुकूमत करते हैं, तो फैज़ मोहम्मद खां दरवेशी अख्तियार कर लेते हैं। तो उनका यहाँ पे भोपाल के कमला पार्क में जाएंगे, उनका बड़ा आस्थाना है जहाँ पे तमाम कौमों के लोग आते हैं। तो उस पीरियड में उनकी माँ ने जो है हुकूमत की, शासन उनके नाम पे ज़रूर था लेकिन सारा काम जो है उनकी माँ करती रही। लेकिन जब इससे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 7वें नवाब के तौर पर सालेहा बेगम का जिक्र आता है। तो सालेहा बेगम जो है वासिल मोहम्मद खां की बेटी हैं, दोस्त मोहम्मद खां की पोती हैं, फैज़ मोहम्मद खां की बेवा जो उनकी है। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि उन्होंने 48 दिन शासन किया। तो 48 दिन अगर हम कोई एक दिन भी शासन करता है तो हम तारीख में उसका नाम लेते हैं, तो 48 दिन अगर कोई शासन कर रहा है हम उसका जिक्र क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल लेना चाहिए जी। और जब हम वहाँ से आते हैं तो आखिर में हम ये देखते हैं कि 4 बेगमात का जो भोपाल में जो बहुत ही प्रमुखता के साथ जो है इसका जिक्र किया जाता है, वो कुद्दूसिया बेगम, जब उसके बाद सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम का जिक्र आता है। और ये 107 साल है। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में, शहरों में महिलाओं का शासन रहा है, लेकिन पूरी एक सेंचुरी ये कहीं पर नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ बार बार कि भोपाल से बेहतर विमेंस एम्पावरमेंट का उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं है। सर, चारों बेगमात का जो शासनकाल रहा भोपाल के अंदर, उनके हम एक एक करके उनके शासनकाल के बारे में बात करेंगे। पहले कुद्सिया बेगम के बारे में जानना चाहूँगी, क्या चीज़ें ख़ास बनाती हैं उनके दौर को? देखिए, कुद्दूसिया बेगम का जो ज़माना है उनको क्योंकि फ़ौरन उनको नहीं मिला, बल्कि सिकंदर जहाँ बेगम उनकी बेटी को जो है शासन मिला। इनको केयर टेकर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। जब केयर टेकर के तौर दिया गया तो उस वक्त जो है बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। तो रियासत को इस्टेब्लिश करने में ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। और फिर भोपाल की उस ज़माने की जो इमारतें हैं, और ख़ासतौर से गौहर महल आप देखिए, तालाब के किनारे वो बना हुआ है। तो इसमें गौहर महल में जो हिंदुस्तान की जब देखिए मुग़ल आए, दूसरे जो लोग आए,
और यहाँ पर इंडो ईरानियन, इंडो जो है फ्रेंच, वो सारी आर्किटेक्ट मिलता है। कुदुसिया बेगम के ज़माने में बड़ा अहम जो कंट्रीब्यूशन है, जो भारत में कहीं और नहीं मिलेगा, एक इंडो फ्रेंच आर्किटेक्ट भोपाल में उदाहरण है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब फ्रांस पर हमला किया और वहाँ की रॉयल फैमिली जो हिंदुस्तान आई है, तो उसमें से 2 लोग भोपाल आए, तो जिनको कुदुसिया बेगम ने अपनी उसमें जो है ख़ास लोगों में जगह दी, और उस वक्त जो इमारत बन रही थी वो उनकी निगरानी में बनी। तो आप देखेंगे जिस तरह से चर्च में जो है मिशन निशान बने रहते हैं, हाँ। तो भोपाल की जो महलात शाही हैं, तो उसमें इंडो फ्रेंच आर्किटेक्ट हो गया है, तो क्योंकि एक चर्च का भी निशान है और मुस्लिम ट्रेडिशन को भी उसको उन्होंने शामिल किया है। ये उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। और गौहर महल की जब आप देखेंगे, तो भोपाल जो है, क्योंकि एक तरफ से गोंडवाना इलाका है, एक तरफ मालवा है, तो गौंडों की जो शैली है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। उसकी दीवारों पे जाएंगे, मोटी मोटी दीवार है, उसमें जो ताक बने हैं, और उस ज़माने में जो क्रॉस वेंटिलेशन है कि आप पंखा भी नहीं, एसी भी नहीं, और कमरे अंदर ठंडे हैं, तो ख़ास अट्रैक्शन रहता है। अभी जब कोई भी कार्यक्रम होता है गवर्नमेंट की तरफ से, या उसमें शिल्प बाज़ार लगता है, तो उसमें लोग जाते हैं तो देखते हैं। जी, तो सर हमारी जो दूसरी बेगम थी सिकंदर जहाँ बेगम, उनके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे मैंने पढ़ा उनके बारे में कि वो बहुत ही एक बोलते हैं कि दूरदर्शी थी अपने काम को लेकर, और वो घोड़े पर बैठकर जो है भोपाल में मतलब घूमा करती थी, और उन्होंने जो है वो मैपिंग भी कराई थी भोपाल के एक-एक हिस्से को लेकर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा भोपाल के इतिहास को लेकर, उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, जिस तरह से मुग़लों में को इस्टेब्लिश करने में, मुग़ल डायनेस्टी में को इस्टेब्लिश करने में अकबर का रोल है, उसी तरह से नवाबी भोपाल में 1857 को जो भी बगावत हुई और जो अफरा तफरी थी चारों तरफ से, सिपाही बहादुर थे, तो उस वक्त सिकंदर जहाँ बेगम ही थी जिन्होंने स्टेट को अपने बचाया। ठीक है, सिकंदर जहाँ बेगम का बड़ा काम यह है कि उन्होंने उस ज़माने में जब यहाँ पे फ़ारसी ज़बान थी, तो उन्होंने 1859 में सरकारी ऑर्डर निकाला और उर्दू की ज़बान को सरकारी ज़बान बनाने के लिए किया। और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में जगह जगह, और जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे अलग अलग फील्ड के, सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरी कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको भी लेकर आए और अपने साथ उन्होंने यहाँ पर रखा, और जिसकी वजह से भोपाल में लिटरेचर का जो है वो काम हुआ। और फिर हम ये देखते हैं कि भोपाल के साथ साथ आप वहाँ पे चले जाइए, सीहोर में उनकी बनाई हुई इमारतें हैं। और मैं यहाँ पे खासतौर पे इसका जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि आपने सिकंदर जहाँ बेगम की बात की। 1857 हम मेरठ से याद करते हैं, मंगल पांडे से याद करते हैं, लेकिन भोपाल में ख़ास बात यह है कि भोपाल में 2 मस्जिदें ऐसी रही हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा जारी किया गया। और उनकी हिम्मत को सलाम इसलिए करना पड़ता है कि रियासत अंग्रेज़ों के साथ थी, और ये महल के पास मस्जिद होते हुए भी इन लोगों ने फ्रीडम फाइटर का साथ दिया और जिहाद का फतवा जारी किया। दूसरी तरफ मालवा के बड़े हिस्से पर सिपाही बहादुर का कब्जा हो गया, और जब सिपाही बहादुर ने उस पर सब कंट्रोल कर लिया, 6-7 महीने तक उन्होंने बड़े हिस्से पर शासन दिया, लेकिन क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज, उनके पास आर्मी नहीं थी और उनके पास हथियार इतने नहीं थे, राशन नहीं था, तो जब वो उनमें से कुछ लोग जब गिरफ्तार किए गए 356 लोगों को, तो कर्नल हेरोज ने उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको भेजा और ये कहा कि आप हैं जिनको चाहिए तो सजा। अब देखिए कि उनको कोई अदालत नहीं, कोई हेयरिंग नहीं, सीधा गोली मारने का आदेश दिया गया। हम लोग जलियांवाले बाग को पढ़ते हैं, जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलवाई थी। तो यह भोपाल के सिपाही बहादुर के जो नरसंहार उससे कमतर नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ मध्य प्रदेश शासन को उसको जो है अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम हो उसमें कैसे लोग शामिल हुए। और मध्य प्रदेश हुकूमत ने जो है, शिवराज सिंह जब यहाँ पे मुख्यमंत्री, उससे पहले जो है यहाँ पर लक्ष्मीकांत शर्मा जी ये कल्चरल मिनिस्टर थे, तो उनके ज़माने में इस पर रिसर्च हुई थी। अम्बादत्त भारती जी ने इस पर रिसर्च की थी और उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताया जिन लोगों को 356 लोगों को गोली मारी। तो नौशीन ख़ास बात है कि 356 लोग जो गिरफ्तार किए गए, उन लोगों को ये नहीं कि एक साथ गोली मार दी गई, तो 356 को खड़ा किया गया और 356 को एक मारने के लिए 356 भारतीय फौजी बुलाए गए। और जब भारतीय फौजियों ने सरेंडर कर दिया कि हम नहीं मारेंगे, आप हमें गोली मार दीजिए, फिर इतने अंग्रेज बुलाए बोल गए और नेक टू नेक गोली मारी गई। कि इस तरह बड़ा नरसंहार अगर है तो हमारे जनरेशन को, जो नई जनरेशन है, उनको बताया जाना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। चाहे उसको हवाले से हमें जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तब तक इस चीज़ जो है उसके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल सर। बेगम, चारों बेगमात के बाद जो दौर रहा जिसमें पुरुष भी आए, बेगम्स के दौर में जो है जो मंत्री चुने जाते थे उनमें किन किन कम्युनिटी के लोग मौजूद थे, उसके बारे में जानना चाहूँगी। नौशीन, देखिए, जब हम भोपाल की बात करते हैं, भोपाल इसलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है
कि दोस्त मोहम्मद खान से लेकर आखिरी रूलर नवाब हमदुल्ला खान तक, नवाब मुसलमान ज़रूर होते थे, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, क्योंकि उस ज़माने में मुतमिन ख़ास जो कहलाता था, जो चीफ सेक्रेटरी जो होते थे वो गैर मुस्लिम हुआ करते थे। और उसकी वजह हम देखिए कि उसका एक उनको बेनिफिट मिला, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान थोड़े से थे, शासन का ज़रूर था, लेकिन बड़ी अक्सरियत जो थी वो गैर मुस्लिम भाइयों की थी। तो उनको साथ लेकर चलना था। और फिर जो मोहम्मद खान के साथ वो सिलसिला हमारे यहाँ से चला आता है, तो हम राजा जयकिशन को भी याद कर सकते हैं। और फिर जब हम आखिरी रूलर के आते हैं हमीदुल्ला खान तक, तो अब देखिए कि हमीदुल्ला खान जब 1947 होता है, ये इंडियन यूनियन के साथ रियासत का मर्जर हो जाता है और वो अपने इलाज के लिए भोपाल से बाहर जाते हैं, तो किसी मुसलमान को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाते, बल्कि राजा अवध नारायण बिसरिया को बनाते हैं। वो राजा अवध नारायण बिसरिया ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बताती है कि हम साथ मिलकर रहे हैं और साथ मिलकर चलने में ही हिंदुस्तान की भलाई है, और हिंदुस्तान तभी तरक्की कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, जब हम लोग सभी कौमों के लोग। मैं यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान की बनावट नारंगी की तरह नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ऊपर से एक है अंदर से अलग अलग, मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, देखिए आप जो है इसकी बनावट एक खरबूजे की तरह है, और उस खरबूजे पर जो अलग अलग धारियाँ होती हैं, इसमें कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन अंदर से सब एक हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज तक देखिए कि हम कहीं भी जाएं, दूसरी लाइन इससे बेहतर कोई लिख ही नहीं पाया है। जी, बिल्कुल। सर, मैं तीसरी बेगम पर, उनके कार्यकाल पर आना चाहूँगी। उन्होंने अपने दौर में शाहजहाँ बेगम जो तीसरी बेगम थी, उन्होंने कई इमारतों से उनको ख़ास लगाव था, आर्किटेक्चर से, जिसमें से ताजमहल और तजामुल मस्जिद जो है उन्होंने बनाई थी। ताजुल मसाजिद मस्जिद, उसके बारे में जानना चाहूँगी, उनके शासनकाल में क्या चीज़ें ख़ास रहीं? देखिए, जिस तरह से मुग़लों में इमारतों के लिए शाहजहाँ को याद किया जाता है, उसी तरह से भोपाल में शाहजहाँ बेगम को याद किया जाता है। दोनों में नाम के जैसा है, जी। दोनों को इमारतों का शौक़ रहा है, लेकिन दोनों में एक बड़ा फ़र्क है। शाहजहाँ बेगम ने जहाँ पे ताजुल मसाजिद, एशिया की बड़ी मस्जिद आप बनाते हैं, उनका ख्वाब देखा। मैं आपको अब हिस्टोरिकल चीज़ बताऊँ, एक फैक्ट जो है जो लोगों को नहीं मालूम। ताजुल मसाजिद आप देखते हैं कि रेड स्टोन से बनी हुई है, लेकिन ये रेड स्टोन से नहीं बननी थी, ये वाइट मार्बल से बननी थी। और क्योंकि ताजुल मस्जिद ताजमहल से, हाँ, तो वाइट मार्बल जो है ये बाहर से बेल्जियम से मंगाए गए थे। ये जो पत्थर जो आए, तो उस पर एक फतवा आ गया, क्योंकि इतने ट्रांसपेरेंट थे कि इंसान की सूरत दिखाई देती थी। तो हुआ कि अगर ये नमाजी कहीं पे भी खड़ा होगा तो चारों तरफ सूरत दिखाई देगा, तो फिर कैसे होगा? फिर उसको हटाया गया, फिर रेड स्टोन से जो मस्जिद बनी। पहले वो बन चुका था, नहीं, वो लगाने के लिए मंगवाए गए थे। तो आज भी अगर आप ताजुल मसाजिद में जाएंगे तो वहाँ पर जो है उसके पत्थर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, ताजमहल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया, और ताजमहल जब तामीर हुआ तो उसका जश्न 3 साल तक मनाया गया, ताजमहल। हाँ जी। अच्छा, उस ज़माने में ऐसा नहीं है, उस ज़माने में ख़वातीन जो है इतनी लिटरेट थी और इतनी शायरी ऐसी करती थी कि वहाँ पे औरतों का मुशायरा हुआ करता था। अच्छा, फिर आपने उसका सिर्फ 2 इमारतों का जिक्र किया, बेनज़ीर पैलेस उन्होंने बनवाया, ठीक है जी। इसी तरह से उन्होंने गोल घर, जिसे गुलशन आलम कहा जाता है, वो भी बनवाया। मैं उसकी 2 चीज़ें बताऊँ। एक चीज़ तो यह है कि उस ज़माने में राजा महाराजा एक दूसरे पे कंपटीशन करते थे कि तुमसे रिच हमारी स्टेट है। तो जब वो गोल घर बना तो नवाब जो है इसको मलका विक्टोरिया का जन्मदिन आने वाला था, तो बेगम साहिबा ने उसमें जो है सोने और चांदी के तार छोड़े, ब्याह के परिंदे लाए, तो उस पर उसने घोंसला बनाया जी, सोने चांदी का, और मलका विक्टोरिया को उसको गिफ्ट में पेश किया गया। अच्छा। तो देखा, तो वहाँ पे जब कलकत्ता में गए, मुलाकात हुई, तो लोग भाई तुमने तो ये महाराजा से बात हुई, तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ जो है परिंदे भी अपना घोंसला सोने चांदी से बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है, जिस तरह से कोविड में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खाने पीने से महरूम हो गए थे, अच्छे अच्छे घराने को, इतना लोगों के पास राशन पहले से मालूम नहीं था कि बीमार। उस ज़माने में भोपाल में सूखा पड़ा, अच्छे अच्छे घरानों के पास भी कुछ नहीं बचा। अब लोग अच्छे घरों से थे तो मांगने किससे जाएं? जब नवाब साहबा को मालूम हुआ तो उन्होंने सारे जो है वहाँ पर गोल घर के बैठा दिए, वहाँ पर उन लोगों को बैठाया जो देख नहीं सकते हैं, ताकि किसी को मांगने में ले जाने में कोई शर्म ना हो। वो लोग आते और वहाँ से अपना सामान लेके चले जाते थे। तो गुलशन आलम जो है, गोलघर जो कहा जाता है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारी जो है डॉक्टर मोहन यादव की जो है नेतृत्व में, उसका जो है
रिनोवेशन चल रहा है, Renovation, अच्छा। ताकि गवर्नमेंट उसको और अच्छे से प्रिजर्व कर रही है, तो वहाँ पर तमाम हिस्ट्री को उसको लगाया गया है। और मैं आप देखिए, आपने उसकी जब बात की है तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूँ कि भोपाल की बेगमात का एक ख़ास काम ये भी है कि यहाँ पे सिकंदर जहाँ बेगम ने उर्दू को सरकारी ज़बान बनाया। उसके बाद जब भोपाल में वो अलग-अलग जगह से लोगों को ले आए, तो भोपाल में उर्दू शायरी, उर्दू ज़बान को लेकर बड़ा चर्चा हुआ। तो यहाँ पर जब शायरी आम हुई तो खुद जो है शाहजहाँ बेगम, जो उर्दू में, फ़ारसी में और संस्कृत में शायरी करती थी, उन्होंने शायरी की, उनका मजमूए भी हैं, दीवान शीरी और दीवान ताज जो है उनके मौजूद हैं। और उनका सबसे बड़ा जो लिटरेरी वर्क है, उन्होंने एक डिक्शनरी नौशीन लिखी जो 6 ज़बानों में थी। जी। मतलब अगर नौशीन के माने तलाश करना है तो उर्दू में क्या है, अरबी में अरबी क्या में है, क्या है? पर्शियन में क्या है, हिंदी में क्या है, उर्दू में क्या है, संस्कृत में क्या है। जी। 7वीं ज़बान बंगाली पे वो काम कर रही थी कि उनका निधन हो गया। अच्छा। अब लेकिन आज की लिटरेरी दुनिया भी उस जैसी डिक्शनरी प्रोड्यूस नहीं कर सकी। लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी दावे और बातें की जाती हैं, लेकिन किसी भी इदारे ने उसको इतने अनमोल धरोहर को प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं की, जबकि वो किया जाना चाहिए जी, था। बिल्कुल। जी। सर, आखिरी जो बेगम रहीं सुल्तान जहाँ बेगम, उनके टाइम पे भोपाल में काफ़ी मॉडर्नाइज़ेशन हुआ। एएमयू की पहली चांसलर भी रहीं और जो है मिंटो हॉल और अहमदाबाद पैलेस जैसी जो इमारतें हैं वो उनके शासनकाल में उनका निर्माण हुआ। उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब माँ पढ़ी लिखी होती है तो बेटी जो है खुद ब खुद उसमें सारे गुण आ जाते हैं। शाहजहाँ बेगम ने जब शासन किया, देखिए 1901 से 1926 तक ये सुल्तान जहाँ बेगम का शासन है। लेकिन सुल्तान जहाँ बेगम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कैसे जुड़ी? आप हयात जावेद पढ़िए जो हाल ही ने लिखी है। वो लिखते हैं कि सुल्तान जहाँ बेगम की नानी यानी सिकंदर जहाँ बेगम ने सबसे पहले सर सैयद को कंट्रीब्यूशन दिया था, अपनी अंगूठी दी थी। ठीक है। और शाहजहाँ बेगम के ज़माने में जब ताजमहल बन के तैयार हुआ है, तब यहाँ पर सर सैयद आए हैं और सर सैयद को जो है वहाँ पे पेश किया गया। सर सैयद में मुलाकात की, पर्दे के इंतज़ाम किया गया। उस वक्त तक जो है बेगम साहिबा जो है, क्योंकि सर सैयद के बारे में बहुत कुछ अगेंस्ट लिखा जा रहा था, तो वो उनके पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब वहाँ पर आए, मुलाकात की, तो बहुत खुश हुई। तो उस ज़माने में उन्होंने जो है हज़ारों रुपए भी दिए, अपनी अंगूठी भी दी। और जो भी एक सिलसिला जो, क्योंकि नानी से माँ पर आया, माँ के बाद जो है जिन पर आया, तो जब 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है, तो सुल्तान जहाँ बेगम को पहला चांसलर बनाया गया। और आज तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 100 ईयर हो गए 2020 में। जी। लेकिन आज तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है। और आप जब अलीगढ़ आप जाएंगे तो सुल्तान जहाँ बेगम ने एक काम और भी किया कि उन्होंने अपने बेटे की तालीम भी हमीदुल्लाह खान की उसी जगह पे करवाई। अच्छा। उनके नाम से हॉस्टल भी है, वहाँ सुल्तान जहाँ मंदिर भी है, सुल्तानिया स्कूल भी हैं। तो बहुत सारा डेवलपमेंट जो है उन्होंने एजुकेशन को ले, क्योंकि एजुकेशन वो जानती थी कि एजुकेशन के जरिए ही कम्युनिटी का विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो उन्होंने अपना काम किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने नौशीन ने किया है कि सुल्तान जहाँ बेगम सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान की एक वो थी, बल्कि एशियन कंट्री में वो पहली लेडी थी जो किसी यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी थी। और उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने 42 किताबें लिखी और 21 किताबों को कंपाइल किया। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे जो उनकी किताबें, उनकी संख्या, उनकी तादाद 63 होती हैं। मुझे इस तरह का कोई शासक रूलर नहीं मिला जिसने अलग अलग सब्जेक्ट पर इतनी किताबें लिखी हैं। चाइल्ड केयर जैसे उनकी किताब है, छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी जो है कैसे परवरिश की जाए, इस पर उनकी किताब मौजूद है। जी। जी। सर, सुल्तान जहाँ बेगम के वक्त में ही उन्होंने मिंटो हॉल का निर्माण कराया था, जो अपने आप में एक इतिहास को समेटे खड़ा हुआ है। उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, आपने मिंटो हॉल की बात की तो मैं उसमें हिस्ट्री भी बता दूं कि लॉर्ड मिंटो जो है यहाँ पर दिसंबर 1909 में आए और फिर जनवरी 1910 में जो है ब्रिटिश में गए। तो जब यहाँ पर आए तो लाल कोठी में रुके और वो जो उसका इंतज़ाम थे उससे जो है वो खुश नहीं थे। तो उसके लिए जो है मिंटो उनके हाथ से ही उसकी बुनियाद मिंटो हॉल की रखी गई। लेकिन एक ही बनने के बाद वो दोबारा नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर वो आए थे तो 2 काम बहुत बड़े हुए, क्योंकि अब देखिए बेगम खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं और यहाँ पर सुल्तानिया स्कूल और दूसरी सारी चीज़ें भी कायम की गई हैं। तो उन्होंने जो काम किया वो इसलिए सुनहरे पन्नों में लिखा जाना चाहिए कि 1910 में भोपाल में लेडीज़ क्लब खुलता है। लॉर्ड मिंटो की बीवी उसको इनाग्रेट करती हैं और मौलाना आज़ाद की बहन उसकी सेक्रेटरी होती हैं। तो देखिए, गालिब हों, इकबाल हों, मौलाना आज़ाद हों, इन तीनों का जिक्र भोपाल के बगैर नहीं किया जा सकता है। गालिब के 11 शागिर्द भोपाल में रहे हैं,
नवाब जो सिकंदर जहाँ उनको वजीफ़ा भेजती रही हैं। और गालिब का जो गैर मतबूआ कलाम जो 25 साल की उम्र तक था, उसकी दरियाफ्त 1918 में भोपाल में हुई है। और एक बड़े राइटर ने, जिसका डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी 33 ईयर में दुनिया से चले गए, लेकिन 8 ज़बानों के एक्सपर्ट जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट भी तैयार किया था, उन्होंने गालिब की उस किताब पर, जिसको नुस्ख़ा अहमदिया के नाम से शाये किया गया, उस पर लिखा कि हिंदुस्तान में 2 इलाही किताबें, एक मुक़द्दस वैद, दूसरा मुक़द्दस दीवान गालिब। और फिर उस ज़माने में यहाँ पर जो है एडवांस जो है थेरेपी हुआ करती थी। तो इकबाल अपने इलाज के लिए आए, तो इकबाल ने अपने वतन के बाद लाहौर और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा वक्त भोपाल में गुजारा। और भोपाल में रह के, भोपाल को शहर गज़ल कहा जाता है, लेकिन भोपाल में रहकर उन्होंने 13 नज़में लिखी। और उसमें पहली बार जब आप इकबाल मैदान के करीब जाएंगे, एक उनके नाम से इकबाल मैदान भी है, वहाँ पर वो जो है शीश महल में रुकते थे। और सामने रियाज मंदिर है, रियाज मंदिर में भी रुके, और राहत मंदिर में भी रहे जिसमें गांधी जी भी रुके। उसमें जब वो रुके तो उन्होंने एक शेर कहा, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, तो उन्होंने जी सुबह का वक्त जब आज़ान हो रही थी चारों तरफ से, तो उनको इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा, वो शहर जो कभी फरदा कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। तो वहाँ पर एक चीज़ और भी है, जिस जी तरह आपने कल्चर की बात की, तो भोपाल में शहरी के वक्त जगाने की भी चीज़ें हैं, लोगों को जगाया जाता है रमज़ान के रमज़ान दौरान। में। और फिर अगर आप जामा मस्जिद के पास जाएंगे, वहाँ पे गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई हैं, जामा मस्जिद के नीचे जो 114 दुकानें हैं, उसमें से 112 दुकान गैर मुस्लिम भाइयों के पास है, सिर्फ 2 दुकान मुसलमानों के पास है। और जब ईद का दिन होता है, ख़ास मौका होता है, तो हमारे हिंदू भाई के देखिए, उनका ही मोहब्बत देखिए हमारे हिंदू भाई, वो अपने नए नए कपड़े थान यूँ फैला देते हैं, आइए नमाज़ पढ़ लीजिए। क्या कोई सोच सकता है? ये भोपाल में हो सकता है और किसी शहर में नहीं हो सकता है, जो भोपाली है। ये इसीलिए मैं इसे कहता हूँ कि मोहब्बतों का ये शहर है और ये हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। अगर ये हिंदू मुस्लिम का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। जी, बिल्कुल सर। सर, बेगम्स के दौर में जो है ना यतीम खाने उन्होंने खुलवाए थे। तो लेकिन मैं देखती हूँ कि उनके जो नाम हैं वो यतीम खाने जो जगह है उससे मैच नहीं होते, मतलब थोड़े अलग रहते हैं। इसको देखिए, लेके उनकी क्या सोच रही इसकी थी? वजह ये है कि जी, उन्होंने ये देखा, और उनके जो ये था कि बच्चों पर इसका असर नहीं होना चाहिए कि बच्चे यतीम हैं। तो अच्छा। उन्होंने, देखिए, ये एक अगर हिंदू बच्चा है तो इसकी परवरिश मुस्लिम उसमें नहीं होगी कि धर्मांतरण के इल्ज़ाम लगे, और मुस्लिम बच्चे को उसमें नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने 2 तरह के यतीम खाने बनाए। हिंदू भाइयों के बच्चों के लिए बनाया, उसका नाम जो है बाल निकेतन रखा, और जो मुस्लिम बच्चों के लिए बनाया उसका नाम रखा दारुश शफ़क़त, मोहब्बतों का घर। और स्टेट की तरफ से उनके मंथली खर्च जारी किए ताकि बच्चों को सारी चीज़ें मिलती रहें और अपना काम इत्मीनान से करते रहें, उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की। जी, जी सर, एक ख़ास बात और ये रही कि जो मस्जिद के इमाम हुआ करते थे, उनको जो है गवर्नमेंट सैलरी देती थी। क्या आज भी ये परंपरा जारी है? देखिए, जब 1947 में भोपाल का इंडियन यूनियन में मर्जर हुआ, तो मर्जर में नवाब भोपाल ने एग्रीमेंट में एक शर्त लिखी, और ये लिखी कि जिस तरह से रियासत मस्जिद के इमाम को, मंदिर के पुजारी को, चर्च के पादरी को और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको देती है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी उनको मानदेय नजराना देती मस्जिद के इमाम उनको को। भी देती जी, रहेगी। जी, कि हमारे, देखिए, ये जी, हमारी हुकूमतें जो है, इनको सलाम कि उन्होंने आज तक वो तमाम चीज़ें हो गई, गुजर गई, ज़माना गुजरा, लेकिन आज भी मस्जिद कमेटी है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उनका मानदेय देती है। और वहाँ पे शहर काजी भी हैं, मुफ्ती भी हैं और इमाम भी हैं जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ा, तो उनको सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपर हैंड हमारी जो है, जो हमारे दूसरे भाई हैं, हमारे बिरादरान वतन है, ये उनका है। अगर उनका अपर हैंड नहीं हो, चंद लोग हैं जो तो नफरत की बातें करते हैं, लेकिन अक्सरियत तो मोहब्बत करती है। जी, अगर मैंने एक बार एक इंटरव्यू किया, जी, साखर खयामी साहब का, हास जंग के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो पाकिस्तान गए तो उन्होंने कहा कि साहब, हमने उनसे कहा कि भाई हमें हिंदू दिखाओ, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तैयार हो जाए, कल हम ले चलते हैं। कह रहे साहब, गाड़ी में बैठाया, गाड़ी है चली जा रही चली जाए, तो हमने कहा भाई हमें हिंदू दिखाने जा रहे हो या क्या करने ले जा रहे हो? कह रहे साहब, बहुत देर के बाद जो है क्या गए, एक मंदिर के पास रुके, एक साहब जो है आए, उन्होंने आदाब किया और कहा कि साहब की शाम को यहाँ पे कृष्ण जी की सीरत का जो है कार्यक्रम है, उसमें आपको शिरकत करना है। तो उन्होंने कहा भाई हमें ऐसा हिंदू पसंद नहीं है जिनको आपने अलग रंग में रंग दिया है, हमें तो वो हिंदू पसंद है जो अपनी वेशभूषा में मौजूद हो।
जो अपने कल्चर के साथ मौजूद हो। और हम तो जिस देश में रहते हैं कि अगर हम हाथ फैलाएं और हमसे हमारे 2-4 हिंदू भाई न टकराएं, तब सुबह सुबह नमस्कार न हो, हाँ, तब तक तो कैसे हम बात कर सकते हैं? क्योंकि हमारी जो तहजीब है, उस तहजीब में बड़ा हिस्सा तो हमारे भाइयों का है। वही तो हमारी सारी चीज़ों को करते हैं, हमारी हिफाजत तो वही करते हैं। अगर वो हमारी हिफाजत नहीं करेंगे तो हम कैसे रह पाएंगे? जी, जी। सर, एक सवाल मेरा और है कि बेगम्स का जो इतिहास रहा है, दौर जो रहा है, वो अपने दौर में मनोरंजन के लिए क्या-क्या चीज़ें किया करती थी? देखिए, बेगमों के ज़माने में जैसे मुग़ल जो है, वो अपनी कुछ बाज़ार इस्टेब्लिश करते थे। जी, मीना बाज़ार हो मीना गया बाज़ार जैसे। था, भोपाल में परी बाज़ार था, और परी बाज़ार में 5 साल से बड़ा लड़का नहीं जा सकता था। 5 साल से कम उम्र जो के बच्चे अपनी बच्चे माँ के साथ जाएँगे। जा सकता है, अच्छा, लेकिन 5 साल से ऊपर का है तो सिक्योरिटी होती थी कि आप जी, इसमें नहीं जा सकते हैं। जी, क्योंकि वो इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था बाज़ार कि महिलाएं जो घरों में प्रोडक्ट तैयार करती हैं, उनको एक बाज़ार मिले। क्योंकि भोपाल की ज़री ज़रदोज़ी, भोपाल का बटुआ, ये आज भी मशहूर है। भोपाल के बटुए जो हैं जी, आज जी, भी इंटरनेशनल लेवल पे जी, जाते हैं। जी, जी। तो ये बेगमात ने जो है ज़री ज़रदोज़ी, बटुए तमाम चीज़ों को ले आए। तो उन्होंने औरतें जो घर में बनाती थी, अब उनको प्रोडक्ट, क्योंकि पर्दा, बनाने का, अच्छा वो इंडिपेंडेंट बना रही बनाने थी, का। उनको जी, मार्केट कैसे मिले? क्योंकि वो पर्दे में बाहर जा नहीं सकती हैं, तो इसलिए परी बाज़ार लगता था। और उसमें वो सुरंग के रास्ते से आगे शामिल हो जाती, किसी को हटो बच्चों का मामला ना रहे कि बेगम साहिबा आ रही हैं, नवाब साहब आ रही हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए कोई उम्र डिसाइड नहीं, नहीं थी? लड़कियां कोई भी जा सकती है। लड़कों के लिए था कि लड़कों का 5 तो साल से 5 ऊपर का साल की नहीं उम्र का होना बच्चा चाहिए, नहीं जाएगा, ताकि औरतें जो है किसी के पर्दे का मामला है पर्दे और का अपने मामला। तरीके से। बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि भोपाल में गैस निकलने से पहले जब खपरील के घर हुआ करते थे और किसी को अपने घर के ऊपर चढ़ना है, बारिश का मौसम आ रहा है, खपरील को ठीक करना है, तो वो आवाज़ लगाता था कि बहन हट जाना, कि छत पे उस पे जो हम जा रहे हैं अपने खपरील को ठीक करना है। या यहाँ पे तांगे जो होते तो चारों तरफ से पर्दे लगा दिए जाते थे, फिर उसमें औरतें बैठ के जाया करती थी। तो वो ट्रेडिशन जो है, अब बहुत सारा ज़माना आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो बदल गई हैं, लेकिन आप भी अगर भोपाल में जाएंगे, पुराने भोपाल चौक बाज़ार में, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। आपको ज़री ज़रदोज़ी के कपड़े भी मिलेंगे, बटुए भी मिलेंगे, और लोग शादियों में वो देते हैं, पर्स नहीं देते, बटुए देते हैं। जी, जी। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। हमने इतिहास पर बात कर ली, मनोरंजन पे बात हो गई, बेगम्स के दौर की बात हो गई। भोपाल को और कौन-सी चीज़ें हैं जो बाकी शहरों से अलग बनाती है? देखिए, भोपाल सिर्फ एक हवाले से नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि इसे आईने फिरदौस, चांदिए सय्यार, विंध्याचल की आत्मा कहा जाता है। मैं इस पर यह कहता हूँ कि जो है, अब के भी वादा करके टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। कितने मंदिर, कितने चेहरे याद आए, आज बहुत दिन बाद जो मैं भोपाल गया। तो जब भोपाल हम जाते हैं तो हर तरफ एक मोहब्बत मिलती है, और बिल्कुल। शहर मोहब्बत है। देखिए, नए भोपाल में वो कल्चर नहीं मिलेगा जो पुराने भोपाल में मिलेगा। पुराने भोपाल में वो तहजीब है, वो साथ मिलने वाली है। और फिर आप पुराने भोपाल में, जो मैं खासतौर से बार बार जो मैं कहता हूँ कि आप चौक बाज़ार में जाइए, वहाँ पर हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से मिलिए, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। नाम ना बता तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि है कौन। अच्छा, हाँ, जी। इन सब कुछ देखने के बाद ही मैंने एक शेर कहा कि कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, अगर ज़मीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया सर। इस बातचीत में हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने उन चीज़ों को जाना होगा भोपाल के बारे में जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी होंगी, या नई चीज़ें आपको जानने के लिए मिली होंगी। सर, DNN 24 के साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नवाज़िश मोहब्बत। ऐसी ही इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ और स्टोरीज़ देखने के लिए देखते रहिए डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क DNN 24, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।